मंडे 7 अक्टूबर 1985 अकीली लाउरो नामी एक इटालियन क्रूज शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे आकर रुकती है। ये इस क्रूज शिप के सफर का 5वां दिन था जिसने इटली के शहर जेनोवा से अपना सफर शुरू किया था। इसमें टोटल 748 पैसेंजर्स और 450 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे 651 पैसेंजर्स शिप से उतरकर बसेस में बैठ चुके थे। ये लोग पिरामिड साइट सीइंग के लिए कायरो जा रहे थे। इनकी रवानगी के बाद शिप कैप्टन ने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से एग्जिट किया और बचे हुए 97 पैसेंजर्स के साथ क्रूज शिप की डायरेक्शन 225 किलोमीटर वेस्ट में इजिप्ट के पोर्ट सईद की तरफ कर दी। यहाँ 14 घंटों के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट वापस से क्रूज शिप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो पहले से प्लान्ड था, लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। 14 घंटों के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट रात को ठीक 10:30 बजे पोर्ट ऑफ सईद पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वो वापस से अपने साथियों को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहां अकीली लाउरो का कोई नामो निशान नहीं था। पहले उनको बताया गया कि सुइज कैनाल जाने वाली ट्रैफिक की वजह से क्रूज शिप को देर हुई है, लेकिन जब 3 घंटे इंतजार के बावजूद भी क्रूज शिप वहां नहीं पहुंची, तब उनको सब कुछ सच बता दिया गया। मालूम क्या पड़ता है कि अकीली लाउरो को हाईजैक कर लिया गया है। नाजरीन, बचे हुए 97 पैसेंजर्स के बीच में 4 हाईजैकर्स भी थे। उन्होंने अपने वेपन्स शायद किसी फ्यूल टैंक में डालकर स्मगल किए थे, जिसकी वजह से उनके रूम में बहुत ज्यादा स्मेल थी। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से निकलने के फौरन बाद वो अपने रूम में बैठकर हेयर ड्रायर की मदद से अपने हथियारों को खुश्क कर रहे थे। कभी एक वेटर फ्रूट सर्व करने के लिए उनके रूम में आ गया जो कि गलती से खुला हुआ था। शायद उनको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के करीब शिप हाईजैक ही नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि अब भांडा फूट चुका था तो वो फौरन शिप के डाइनिंग हॉल में गए और पैसेंजर्स को खौफजदा करके उनको हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया। ये हाईजैकर्स कौन थे और आखिर इनका मकसद क्या था, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। एक हॉस्टेस ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि वो नॉर्वीजियन नेशनल है। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, वहां बैठे ऑपरेटर ने एक एसओएस कॉल ब्रॉडकास्ट कर दी, जिसमें बताया गया कि अकीली लाउरो शिप हाईजैक हो चुकी है। ये एसओएस कॉल स्वीडन में एक रेडियो स्टेशन को रिसीव हुई। इस एसओएस मैसेज के बारे में हाईजैकर्स को मालूम नहीं था और उन्होंने रेडियो रूम पे कब्जा करके शिप का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। एक हाईजैकर ने लाउडस्पीकर पे शिप कैप्टन को फ्रंट ब्रिज पे आने को कहा। जब कैप्टन गिरार्डो डिरोजा पहुंचे तो उनका इस्तकबाल मशीन गन के चंद फायर से हुआ। हाईजैकर्स ने जोर जोर से अरबिक लैंग्वेज में कुछ कहा और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में 500 किलोमीटर दूर सीरियन पोर्ट टांटस चलने को कहा। यही वो पॉइंट था जब शिप कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि ये नॉर्वीजियन नेशनल नहीं हो सकते। उन्होंने शिप कैप्टन को ये भी कहा कि वो 450 क्रू मेंबर्स को कहें कि वो अपनी ड्यूटीज नॉर्मली करते रहें, लेकिन किसी भी हॉस्टेज के आसपास नजर नहीं आए। बंदूक की नोक के नीचे कैप्टन के पास हाईजैकर्स के ऑर्डर्स मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अकेली लाउरो इजिप्ट के पोर्ट सईद के बजाय अब सीरिया की तरफ रवा दवा थी। डरे सहमे हॉस्टेजेस और शिप के क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 7 तारीख का सूरज डूबने वाला था और हाईजैकर्स ने तमाम हॉस्टेजेस को जमीन पे ही सो जाने को कहा। दूसरी तरफ स्वीडन के रेडियो स्टेशन को मिलने वाले एसओएस मैसेज ने पहले ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो चुकी थी क्योंकि ये उन्हीं की क्रूज शिप थी, लेकिन यूएस ने पहले इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया। पर जब उनको मालूम पड़ा कि क्रूज शिप में अमेरिकन नेशनल्स भी हैं, तो यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट भी हरकत में आ गई। ये उनकी नज़र में एक टेररिस्ट अटैक था और यूएस की टेररिस्ट के साथ निगोशिएशंस की कोई पॉलिसी नहीं थी। पर मसला ये था कि इस हाईजैकिंग में अभी तक 3 अलग अलग कंट्रीज अफेक्ट हो चुकी थी। यूएस के पैसेंजर्स थे, इटली की शिप थी और हादसा इजिप्ट की टेरिटरी में हुआ था। तो अब बहस इस बात पर चल रही थी कि कौन सी कंट्री को एक्शन लेना चाहिए। यूएस का ख्याल था कि शिप इटली की है, तो इस वजह से पहले इटली को एक्शन लेना चाहिए। पर इटालियन गवर्नमेंट इस हाईजैकिंग को ताकत के जोर पर नहीं बल्कि निगोशिएशंस के जरिए हल करना चाहती थी।
क्योंकि इटली कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे मेडिटेरेनियन कंट्रीज में उसका नाम खराब हो। पर यूएस इन हाईजैकर्स के साथ सख्ती से पेश आना चाहता था, लिहाजा यूएस ने मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे तमाम कंट्रीज को मना कर दिया कि कोई भी अकेली लहरों को अपने डॉक पे आने की इजाजत ना दे। अगली सुबह यानी 8 अक्टूबर को अकेली लाउरो सीरिया के करीब पहुंच चुकी थी। कैप्टन ने टार्टस पोर्ट पे आने की परमिशन मांगी, लेकिन क्योंकि यूएस पहले ही सबको अलर्ट कर चुका था, सीरियन अथॉरिटीज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने हॉस्टेजेस को उनकी नेशनैलिटी के हिसाब से अलग करना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो अमेरिकन और ज्यूज को ढूंढ रहे थे। उन्होंने टोटल 20 पैसेंजर्स अलग किए, जिनमें एक ओल्ड एज कपल भी था। मैरिलिन क्लिंगहोफर और व्हील चेयर पे बैठे 69 इयर्स के उनके हस्बैंड लियोन क्लिंगहोफर। हाईजैकर्स ने इन 20 लोगों को ऊपर के डेक पर शिफ्ट होने को कहा, लेकिन लियोन क्लिंगहोफर अपनी कंडीशन की वजह से ऊपर नहीं जा सकते थे। उनकी बीवी ने उनको अकेले छोड़ने पर शोर मचाया, लेकिन हाईजैकर्स ने बंदूक की जोर पर उनको चुप करवा दिया। लियोन क्लिंगहोफर इस बात पर काफी नाराज थे और लगातार हाईजैकर्स को बुरा भला कह रहे थे। काफी वक्त तक जब अकेली लाउरो को सीरिया में दाखिल होने की परमिशन नहीं मिली, तब हाईजैकर्स ने आखिरकार अपनी डिमांड्स रेडियो के जरिए सीरियन अथॉरिटीज के सामने रख दी। 4 में से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, उसने रेडियो पे बताया कि उनका ताल्लुक पीएलएफ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट से है और वो चाहते हैं कि इजराइल उनके 50 साथियों को रिहा कर दे। सारी चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी थी। खुद को नॉर्वीजन बताने वाले असल में फलस्तीनी थे। इस हाईजैकर का नाम यूसुफ मजीद मोल्की था और उसने आखिर में कहा कि अगर 3 बजे तक उनकी डिमांड्स पूरी ना की गईं तो शिप में मौजूद ज्यूज को एक एक करके वो मारना शुरू कर देंगे। अब ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, जिसमें 3 और किरदार भी डायरेक्टली अफेक्ट हो गए, सीरिया, इसराइल और पैलेस्टीन। हाईजैकर्स की तरफ से दी गई डेडलाइन करीब आने लगी, लेकिन ना ही उनकी डिमांड्स पूरी हुई और ना ही कोई निगोशिएशन टीम शिप तक पहुंच पाई। 3 बजे उन्होंने टाटा स्पोर्ट को एक मैसेज भेजा, जिसमें उनका कहना था कि वो एक अमेरिकन पैसेंजर को मार चुके हैं और अब दूसरे की बारी है। पर टाटस ऑफिशियल्स ने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। हाईजैकर्स को जब लगा कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो उन्होंने कैप्टन को साइप्रस जाने को कहा। इस दौरान यूएस इंटेलिजेंस नेटवर्क में ये अफवाह फैल चुकी थी कि एक अमेरिकन पैसेंजर को मार दिया गया है, पर दूसरी तरफ इस बात की कोई कंफर्मेशन भी नहीं थी। अब क्योंकि हाईजैकर्स की शनाख्त हो चुकी थी, तो इटली ने फलस्तीनी प्रेसिडेंट यासिर अराफात से डायरेक्टली कांटेक्ट किया, जो कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी थे, और उनसे पूछा कि क्या पीएलओ की इस हाईजैकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। यासिर अराफात ने ना सिर्फ इस हाईजैकिंग को डिसऑन किया, बल्कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक निगोशिएशन टीम भी इजिप्ट रवाना कर दी। इस टीम में अबू अब्बास भी थे, जो कि पीएलएफ के लीडर थे। अबू अब्बास ने साइप्रस के रेडियो स्टेशन के जरिए हाईजैकर्स के साथ कांटेक्ट किया और उनको कहा कि वो फौरन इजिप्ट के पोर्ट सईद पर जाएं और तमाम पैसेंजर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। मोल्की, जो हाईजैकर्स का लीडर था, उसने अबू अब्बास की बात मानते हुए कैप्टन को इजिप्ट के पोर्ट सईद जाने को कहा। इजिप्ट पहुंचने पर अबू अब्बास ने कैप्टन से भी माफी मांगी और हाईजैकर्स के साथ अकेले में कुछ बातचीत भी की। असल में इटली और इजिप्ट इस मामले को बगैर हाथ मैले किए खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये मामला पैलेस्टीन और इजराइल का था और कौन चाहेगा कि दूसरे की लड़ाई में अपने घर को कंधा करे। पर यूएस चाहता था कि ये टेररिस्ट हैं और इनके साथ किसी किस्म की निगोशिएशन नहीं की जाए। यूएस के प्रोटेस्ट के बावजूद नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी थी। इटली और इजिप्ट चाहते थे कि हाईजैकर्स को पीएलओ के हवाले कर दिया जाए और वो फिर खुद ही इनको शिप हाईजैक करने के जुर्म में सजा देंगे। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को कैप्टन बिरोजा ने पब्लिकली एक रेडियो मैसेज करके सबको यकीन दिलाया कि शिप पर मौजूद तमाम पैसेंजर्स और क्रू बिल्कुल सेफ हैं। इस मैसेज के बाद इटली और इजिप्ट ने हाईजैकर्स को सेफ पैसेज देने का फैसला किया। एक टग बोट अकेली लाहौर तक लाई गई, जिसमें 4 हाईजैकर्स बैठकर इजिप्ट के मेन लैंड में आकर गायब हो गया। सबको लग रहा था कि निगोशिएशन कामयाब हो गई हैं और हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड वापस ले ली है।
पर असल में हाईजैकर्स ने कैप्टन डिरोजा से बंदूक के जोर पे ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाया था। जी हाँ, जब सीरियन ऑफिशियल शिप को परमिशन नहीं दे रहे थे तभी उन्होंने असल में ही एक पैसेंजर को मार दिया था, और वो पैसेंजर था व्हील चेयर पे बैठा लियोन क्लिंगहोफर। हाईजैकर्स ने क्लिंगहोफर की लाश को समंदर में ही फेंक दिया था। कई घंटों के बाद मिलने वाली इस खबर ने एक तहलका सा मचा दिया। हाईजैकर्स जिनको आजाद छोड़ दिया गया था वो असल में एक बहुत बड़ा जुर्म करके इजिप्ट की सरजमीन पर गायब हो चुके थे। अब सारी बंदूकों का रुख इजिप्ट की तरफ हो गया। इटली ने इजिप्ट को कहा कि हाईजैकर्स उनके हवाले किए जाएं, लेकिन इजिप्ट भी इस मामले से दूर भाग रहा था। इजिप्शियन प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक ने कहा कि हाईजैकर्स इजिप्ट छोड़ गए हैं और उनको मालूम नहीं कि अब वो कहाँ हैं। लेकिन असल में यूएस इंटेलिजेंस को खबर मिली कि इजिप्ट उनको एक प्लेन में बिठाकर तुनीशिया भेज रहा है, जहां उनको पीएलओ रिप्रेजेंटेटिव अपनी हिरासत में ले लेंगे। 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे इजिप्ट की अल माजा एयरबेस से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट रवाना होने वाला था, जिसमें चारों हाईजैकर्स को तुनीशिया के लिए रवाना किया जा रहा था। पर ना ही हाईजैकर्स को, ना ही इटली और ना ही इजिप्ट को मालूम था कि यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इस जहाज को हवा में ही इंटरसेप्ट करने वाले हैं। 4 F-14 फाइटर्स, 2 KA-6D एयर टैंकर्स और 2 E-2C रेडार प्लेन्स ने मेडिटेरेनियन के ऊपर ही पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही हाईजैकर्स के प्लेन ने टेक ऑफ किया, यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अलर्ट हो गए और उसका पीछा शुरू कर दिया। 1.5 घंटे हवा में रहने के बाद F-14 एयरक्राफ्ट्स ने जहाज को घेर लिया और पायलट को कहा कि वो इटली में नेटो की एयरबेस सिगुनेला में लैंड करें। पायलट ने इजिप्शियन एयरबेस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन E-2C रेडार प्लेन्स ने पहले ही इसके रेडियो सिग्नल जैम कर रखे थे। लिहाजा पायलट का इजिप्शियन बेस से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। पायलट के पास और कोई चारा नहीं था और उसने सिसिली की तरफ जहाज मोड़ दिया। 11 अक्टूबर रात के 12:10 पर जहाज सिगोनेला एयरबेस सिसिली पे लैंड कर गया। इस ऑपरेशन के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। इटली को खुद इस ऑपरेशन के बारे में तब मालूम पड़ा जब जहाज सिगोनेला एयरबेस पे लैंड करने वाला था। अब क्योंकि ये जहाज इटली में लैंड हुआ था, शिप भी इटली की हाईजैक हुई थी और मर्डर भी इटालियन शिप पे ही हुआ था। इसी वजह से पहला हक इटली का था कि वो इनकी कस्टडी लें, लेकिन यूएस चाहता था कि इनकी कस्टडी वो लेंगे। लैंड होने वाले जहाज को 80 यूएस कमांडोज ने घेर लिया और 80 कमांडोज को 300 इटालियन कमांडोज ने। कई घंटों तक इटालियन और यूएस डिप्लोमेसी की मीटिंग जारी रही और फिर आखिरकार सुबह को वॉशिंगटन से एक कॉल आई और उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को पीछे हटने का हुक्म दिया। इटली और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट इस शर्त पर हुआ था कि इटली इन हाईजैकर्स को सजा दिलवाएगा। इटालियन ट्रूप्स ने जहाज में उन 4 हाईजैकर समेत एक और अहम शख्सियत को भी पाया, और वो था पीएलएफ का लीडर और यासिर अराफात का भेजा गया अबू अब्बास। अबू अब्बास की जहाज में मौजूदगी की वजह से ऐसा माना जाता है कि उसी ने ये सारी हाईजैकिंग प्लान की थी। पर यासिर अराफात को इसका इल्म था कि नहीं, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। हाईजैकिंग के साथ कनेक्शन में सबूतों की कमी की वजह से इटली ने अबू अब्बास को छोड़ दिया, जबकि चारों हाईजैकर्स पर केस चलाकर उनको सजा दी गई। जिस हाईजैकर ने क्लिंगहोफर का कत्ल किया था वो था अल मोल्की, जिसको 30 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी तीनों हाईजैकर्स को 15 से 25 साल की सजा दी गई। बाद में मालूम पड़ा कि ये शिप को हाईजैक करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इस क्रूज शिप को इस्तेमाल करके इजराइल के पोर्ट अशोद पे अटैक करना चाहते थे, और ये कदम हाल ही में इजराइल की बॉम्बिंग की वजह से लिया गया था। लियोन क्लिंगहोफर की बॉडी 5